और बात हरियाणा के ऋण की, जिसको लेकर इंडिया डेली की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, तो जिसके लिए आपको बता दें कि 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जब हरियाणा की बात कर रहे हैं, महिलाओं में, बुजुर्गों में, युवाओं में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है, एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लोकतंत्र का उत्सव आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया डेली आपको दिखा रहा है कि हरियाणा में मनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर इसे जश्न के तौर पर मना रही है नैना, क्योंकि गीत गाते हुए वे नजर आई। देखिए, हमेशा से महिलाओं को की वोटर कहा जाता है और कहा जाता है कि हमेशा से खासतौर से किसी भी राज्य में खास सरकार बनाने के लिए महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग जोर आजमाइश की। मौजूदा सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई जो महिलाओं को खासतौर से प्रभावित कर सके। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं। अभी तक की अगर बात करें तो अच्छा खासा लोगों में उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर। तमाम जो दिग्गज हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे। और इंडिया डेली की भी आपसे यही अपील है, गुजारिश है कि अगर आप हरियाणा के रहवासी हैं और अभी तक अगर आप वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं तो वोट डालने जाइए, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है और आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप पूरे साल शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विकास के लिए वोट डालें, अपने मुद्दों के लिए वोट डालें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे तो आप अपने अधिकार को और ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। और इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा के अंदर पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इस वक्त हरियाणा की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको हरियाणा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं। और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है कि वो अपनी जो राजनीतिक भूमि है उसको बचाए रखे और एक बार फिर से 10 सालों के बाद में अगली बार जब चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर बीजेपी कोशिश में है कि वो सरकार बनाए। इसको लेकर नायब सिंह सैनी जो है उनकी बात कही गई। फिलहाल क्या ये एक संकेत तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हरियाणा से हैं और हमारे साथ मेहमान जो है वह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल और साथ ही सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत स्वागत इंडिया डेली पर। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस फैक्टर से ज्यादा हुड्डा फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है? कांग्रेस में हमेशा से हुड्डा फैक्टर ही रहा है। कांग्रेस के अंदर हुड्डा फैक्टर और हरियाणा में हुड्डा फैक्टर दोनों जो है वो काम करता है। इसीलिए तो जो उनके दूसरे नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव इस बार हो रहा है, मुझे लगता है जो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है ये बहुत ज़्यादा
प्रभावशाली घोषणा पत्र नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है और ज्यादा है उससे, बल्कि 2000 की जगह उन्होंने 2100 रुपए रखा हुआ है। और जो पहले विकास कार्य रहे हैं उसमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम तरह में जो है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है हरियाणा में जो है वो इन मुद्दों पर कामयाब रही है। तभी देखिए कभी भी हरियाणा में सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन वो दूसरी बार रिपीट हुई। बाद में एक जेजेपी जो नई पार्टी बनती है उसको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ता है और लगभग 4-4.5 साल तक वो सत्ता में साथ में रहती है। बाद में उसको लगता है कि भाई मेरे को अब चुनाव अलग लड़ना चाहिए, तो वो अपना फैसला स्वतंत्र रूप से ले लिया उन्होंने। लेकिन सौरभ जी, आप खासतौर से हुड्डा फैक्टर की बात कर रहे थे, चाहे बात कांग्रेस के लिए हो या फिर पूरे हरियाणा के लिए, जिस सीट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं गढ़ी सांपला, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही हुड्डा यानी कि जाट नेता हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो पिछले 5 बार से लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हो, इस बार क्या उन्हें एक युवा चेहरा टक्कर देगा? देखिए मंजू हुड्डा है बीजेपी, नहीं बिल्कुल, वहां पे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जो है जो हुड्डा साहब हैं, जो उनके पुत्र हैं, इन दोनों ने अपना वर्चस्व एक तरह से बना रखा है। अगर आप देखेंगे पूरी हरियाणा की राजनीति में, इस चुनाव में भी आप ये देखेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कुछ काम ही नहीं किया है। चाहे वो तमाम इनके कांग्रेस पार्टी के अंदर का विरोध हो, चाहे वो कुमारी शैलजा को, इनको दबाने वाले ये हुड्डा फैक्टर ही रहा है। ये हुड्डा फैक्टर जो है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कभी भी वो जाति के आधार पर तो वोट मांगती ही नहीं। उसने कभी कहा ही नहीं कि हमको सैनिक का चाहिए, हमको ठीक है। जहां से हुड्डा फैक्टर की बात कर रहे हैं वहां पर मेरी सहयोगी खुशबू भी इस वक्त मौजूद है। खुशबू का सीधा ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। खुशबू, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? क्या चुनावी माहौल, मतदाताओं के बीच में एक्साइटमेंट इससे पहले जब आपके पास आए थे तो दिख रहा था, अभी भी मैं वहां पर देख रही हूँ बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो नजर आ रही है। जी खुशबू, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ग्राउंड पे अभी भीड़ देख सकती है, क्राउड देख सकती है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं वोटिंग के लिए। अभी तुरंत वोट डाल के और ये बूथ से बाहर आए हैं। इनके समर्थकों की भीड़ जो है, भारी भीड़ है, आप देख सकती हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इधर भूपेंद्र हुड्डा की जो बाइट चल रही है अभी, और लगातार यहाँ पे समर्थकों की भीड़ है और इन्होंने वोट डाला और दावे ये कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों से हमने बातचीत की, दावे ये किए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से आ रही है इस बार हरियाणा में। और दीपेंद्र हुड्डा का ये भी कहना है कि बीजेपी जो दावे करती है वो खोखले हैं, बीजेपी के जो दावे हैं वो खोखले हैं। और साथ ही साथ क्योंकि लोकसभा की भी बात की जाए करी उन्होंने कि लोकसभा में भी इन लोगों ने बड़े बड़े नंबर्स दिए थे, इसके बावजूद लोकसभा में भी देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ जो पिछला विधानसभा चुनाव था हरियाणा का, जिसमें बीजेपी दावे कर रही थी कि 75 सीटों पे आएगी, लेकिन बावजूद इसके 40 सीटों पे सिमट गई। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया और कहा कि इस बार एक बार फिर से हरियाणा के अंदर आप जाइए, ग्राउंड पे बात करिए लोगों से और देखिए हरियाणा में कांग्रेस की किस तरीके से लहर है। ये सारी चीज़ें परिवार के साथ पूरे पहुंचे हैं, बच्चे भी साथ में हैं, साथ ही साथ 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं। एक गाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा की अपनी परिवार के साथ थे, एक गाड़ी से भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, एक साथ पहुंचे थे। और हर बार का इनका यही ट्रेंड रहा है, हर बार ये दोनों जो बाप बेटे की जोड़ी है एक साथ ही पहुंचते हैं वोटिंग के लिए। गढ़ी सांपला किलोई का जो विधानसभा क्षेत्र है, संदेश देने की भी कोशिश होती है। ऑफ कोर्स ये एक अलग राजनीति की एक तस्वीर है। आपसे और रिएक्शंस भी लेंगे जब वहां पर लोग आपके साथ में जुटेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुड्डा फैक्टर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल लाल जी, जैसा कि सौरभ जी भी कह रहे थे, खासतौर से हरियाणा में और कांग्रेस में हुड्डा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा है कि वही तस्वीर इस बार भी नजर आएगी, क्योंकि यही हुड्डा फैक्टर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बन रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा हो या फिर कांग्रेस के कई और सीनियर लीडर्स हो, वो लगातार बड़ी दावेदारी सीनियरिटी के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में उनका कद कांग्रेस के भीतर काफी ऊंचा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। और उल्टे जिस विधानसभा सीट से जहां से हुड्डा लड़ रहे हैं वहां पे भी देखिए मुकाबला, अभी चुनाव चल रहा है कहना सही नहीं है, लेकिन मुकाबला काफी एक पक्षी किस्म का है। हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर कोई मजबूत वहां पे उम्मीदवार खड़ा करती तो कम से कम थोड़ा मामला रोचक किस्म का होता है। लेकिन जो आपका सवाल है
कि क्या हुडा फैक्टर के कारण जो है कि वो कांग्रेस फंस रही है, कांग्रेस के भीतर परिस्थितियां जो है कि वो बिगड़ रही है। मेरा मानना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति चली थी कि उन्होंने एक तरह से जाटों के विरुद्ध एक तरह से जो तमाम 35 दूसरी बिरादरियां हैं उनको जमा करके एक तरह से वो एक अलग रणनीति उन्होंने चलाने का प्रयास किया था, और उस कारण से कहीं न कहीं हुडा विलेन जैसे दिख भी रहे थे। लेकिन इस चुनाव में जो 2024 के अभी के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे यही परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ता हुआ चल रहा है, वो कि वो हमेशा लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि हर हमेशा आपस में एक मतभेद कराना, एक समूह को खड़ा करना, दूसरे के उसके विरुद्ध जो है कि उनका पोलराइजेशन कराना, इन तमाम चीजों को एक तरह से इस बार वहां की जनता बड़ी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो जो एक समय में कांग्रेस की बड़ी कमजोरी रही, वही कमजोरी अब कांग्रेस की मजबूती बन रही है नैना जी वहां पे। और इसलिए मैंने कहा कि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में मामला ये नहीं है कि वहां पे सत्ता में कौन आ रहा है। देखिए, बहुत सारे बीजेपी के लोग ऑन रिकॉर्ड आपसे स्वीकार नहीं करेंगे, ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं वो कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्य चीज ये है कि अगर वहां पे कांग्रेस अगर आ रही है तो वो सामान्य बहुमत से आ रही क्या है, रीजन मानते हैं राहुल जी? ऐसी क्या वजह आपको मान रही है कि बीजेपी की इस बार जो जमीन है वो कमजोर है, कांग्रेस की मजबूत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है? बल्कि इस बार तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती जो हमेशा से रही है आम आदमी पार्टी, वो भी हरियाणा चुनाव में है। देखिए, आम आदमी पार्टी का फैक्टर देखिए आपने बड़ा सही उठाया है कि आम आदमी पार्टी वहां पे खड़ी है और उससे क्या नुकसान, क्या चीजें हो रही है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। हमें लग रहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी को जितना बड़ा फैक्टर दिल्ली से यहाँ से देखा जाता है, हरियाणा के मामले में उस प्रकार का वहां पे उनका कोई विशेष जमीन नहीं है उनका कि वो बहुत ज्यादा इस चुनाव में कुछ फेरबदल कर सकें। वो एक आध सीट पे मुझे लग रहा है एक आध सीट देखिए, इसके पहले भी कहां पे अगर इस तरह से, तो जमीन आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा पुरानी जमीन ही उसकी जमीन है, दिल्ली में इनकी जमीन पे कब्जा उन्होंने किया। 2019 के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, पंजाब में आपकी जमीन पे कब्जा जो है कांग्रेस, देखिए पंजाब में उनकी स्थिति पहले से मजबूत रही है। जब आम आदमी पार्टी उसके आंकड़े दिख रहे हैं ना, 2014 में जब पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव, उनके तमाम सांसद कहां से आए? राहुल जी, आपसे समझेंगे क्योंकि ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है इसके आस पड़ोस में पंजाब और दिल्ली है, तो क्या असर पड़ेगा कि नहीं, इस पर भी पूरा एनालिसिस लेंगे। लेकिन रुक करते सीधा मेरी सहयोगी अनाया का बड़े अपडेट के साथ, वो हमारे साथ मौजूद है। अनाया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से 7 बजे से मतदान जब से शुरू हो गए हैं, हम लगातार लाइव अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ समीकरण है वो भी दर्शकों को बताएंगे। लगातार अपडेट में आपको दे दूं, कुल मतदाता अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाए तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें 2024 में मई में जो हुए हैं, तो लोकसभा सीट 10 है, जिसमें बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी 40.11 वोट प्रतिशत के साथ, और कांग्रेस 5 सीटों पर जीती थी 43.67% के साथ। यहां पर बीजेपी का नुकसान देखा गया था। बीजेपी की अगर बात करें, पिछले लोकसभा सीट में 10 सीटें उनके पास थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने यहां पर कमबैक किया और 5 सीटों पे उन्होंने जीत बनाई। लोकसभा चुनाव 2024 की विधानसभा वॉर में कौन आगे रहा, हम इस पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की जीत हुई है उसके समीकरण की अगर बात करें और उसके तौर पर अनुमान लगाएं, तो बीजेपी 44 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई रहेगी, कांग्रेस 42 सीटों पर बढ़त बनाएगी, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। हम ये अनुमान लगा रहे हैं, लोकसभा सीट जिस तरीके से बीजेपी के पास आई है 5 और कांग्रेस के पास आई है, उसके अनुमान पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आगे बढ़ते विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें, हम दर्शकों को एक फ्लैशबैक दे देते हैं 2019 में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे रहे थे। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 40 सीटें आई थी और 36.49% उनके पास थे, वोट प्रतिशत उनके पास थे कुल। कांग्रेस के पास 31 सीटें जीती कर भागी थी और 28.08% उनके पास वोट बैंक थी। जेजेपी के पास 10 सीटें थी और किंग मेकर जेजेपी को यहां पर कहा गया था 2019 में, जब उन्होंने बीजेपी को अपना गठबंधन दिया था और सत्ता में थे। हालांकि जेजेपी ने अपना गठबंधन अब तोड़ दिया है और इस बार जेजेपी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो की बात करें, 1 सीट इनेलो के पास थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, 2.44 वोट प्रतिशत उनके पास था। और निर्दलीय की बात करें तो 8 सीट निर्दलीय के पास थी, जिसमें 2.44% उनके पास वोट बैंक थे। ये 2019 की सारी
समीकरण है। 2024 की हम बात करें दर्शकों को, 2024 के विधानसभा चुनाव के भी समीकरण हम दे देते हैं। बीजेपी के पास यहाँ पर 47 सीट थी, हालांकि 2019 में घटकर 40 हो गई थी। 33.20 वोट प्रतिशत बीजेपी के पास थे 2014 में, तो कांग्रेस के पास 15 सीटें थी जो कि बढ़ गई थी 2019 में। आप सभी गौर फरमाइएगा, 20.58 वोट प्रतिशत कांग्रेस के पास थे 2014 में। इनेलो की अगर हम बात करें तो 19 सीटें 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के पास थी, जो कि 2019 में घटकर 1 पर रह गई। और अगर हम निर्दलीय की बात करें तो 9 सीटें निर्दलीय के पास 2014 के विधानसभा चुनाव में थी, जो कि 8 हो गई थी घटकर 2019 के विधानसभा चुनाव में। और हरियाणा का अगर जाति समीकरण हम देखें, यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को भी बताते हैं, ओबीसी जो है 35% वो है प्रभाव डालती है पूरे वोट बैंक पर। जाट की बात करें 27% वोट उनका जो है प्रभाव यहाँ पर रहता है, 40 सीटों पर उनका असर देखने को मिलता है। दलित समाज की बात करें 20% वोट पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम समुदाय 7% हरियाणा में प्रभाव डालती है। और अगर अन्य की बात करें 11% अन्य लोग प्रभाव डालते हैं। ये सभी जातीय समीकरण हम आपको ग्राफिक्स करें। ये वोट बदलाव के लिए है, बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है, क्योंकि लोग 10 साल के कुशासन के कुचक्र से थक गए हैं, भ्रष्टाचार से थक गए हैं, भाई भतीजावाद से थक गए हैं, किसान के उत्पीड़न से थक गए हैं, नौजवान की व्यथा से थक गए हैं। जो फौज के जवान भर्ती होते हों या पहलवान हो, किसान हो या छोटा दुकानदार हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सबके सब उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हैं। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और वो क्रांतिकारी बदलाव की बिसात एक एक वोट से निर्धारित होगी। इसलिए मेरी अपील है, एक एक वोट डालिए और हरियाणा में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करिए। जिस तरह से आपके बेटे चुनाव में उतरे हुए हैं, बीजेपी के लीलाराम हैं, आपसे सतबीर सिंह गोयल हैं, जेजेपी के भी कैंडिडेट हैं, किसको चैलेंज आप देख रहे हैं? किस रूप में? देखिए, चुनौती है केवल एक, और वो है कैथल के अंदर प्रगति, काम और तरक्की की शुरुआत करने की। बीजेपी के उम्मीदवार ने सर एक सवाल, भूपेंद्र सर क्या उम्मीद है, आज क्या कहेंगे? आ रही हैं रणदीप सुरजेवाला भी एक बार फिर से क्रांतिकारी सरकार बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आश्वस्त इस बार नजर आती है, मजबूती के साथ में जरूर जगह जगह चुनावी मैदान में नजर आई हैं। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, लगातार हरियाणा के रण से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर से हरियाणा के रण की बात कर लेते हैं, जो आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण और ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आता है। लगातार प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली की टीम पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आगे बढ़े, लेकिन राहुल लाल जी, इसके पहले हम जिक्र कर रहे थे, जरा उस बात को पूरा कीजिएगा। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में क्या कोई ये कहा जाए कि रोल निभाती हुई नजर आ रही है या फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी वहाँ पे कोई महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है। एक सीट हमें लग रहा है जहाँ पे थोड़ी सी वो मजबूत स्थिति में वो निकाल सकती है। कुछ जगह पे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही जो है कि कुछ बागी जो है कि खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी तो छोड़ दीजिए, जो वहाँ की परंपरागत पुरानी पार्टियां हैं वो भी, चाहे देवीलाल, बंसीलाल, तमाम उनके भी जो प्रतिनिधि तो आपको दिखेंगे इस बार काफी कम दिखेंगे। देखिए, जेजेपी के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी है ही, तो उन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में रहे, कुछ महीना पहले ही वो हटे, लेकिन जो दूसरे अन्य घटक दल भी आप देखेंगे उनकी भी उपस्थिति वहां पे आप 10 सीटों के भीतर सभी निर्दलीय से लेकर तमाम छोटे दल से चाहे बात इनेलो की हो, आईएनएलडी की हो, जेजेपी की हो, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि ये तो अपनी ही राजनीतिक जमीन को बचाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब ऊपर से अगर आम आदमी पार्टी उसी दमखम के साथ में इस पूरी सभी सीटों पर एक सीट को छोड़कर अगर वहां पर प्रत्याशी मैदान में उतारती है, तो जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर तो है। आपके बाद में रिएक्शन सौरभ जी से भी। जी नहीं, एक चीज मैं और जोड़ दूं, देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, पंजाब में उनका प्रतिनिधित्व मैं यही बता रहा था कि 2013-14 के जो लोकसभा चुनाव थे वहीं से पंजाब में उनका प्रतिनिधित्व वो दिखना शुरू हो जाता है। अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें, हरियाणा में 2019 में उनको नोटा से भी कम वोट प्रतिशत रहा आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी की अभी भी ग्राउंड पे तमाम हम लोग अगर जाते हैं तो राहुल जी, एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितनी भी चुनावी सभाओं को आम आदमी पार्टी की सुने तो वो ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं
कि सरकार किसकी बनेगी ये हम जरूर तय करें। अहम रोल निभाएगी। वो ये जरूर बोल रहे हैं, लेकिन क्या हरियाणा की जनता उन्हें चाबी सौंप रही है? अब तक तो चाबी लेने का दावा तो जेजेपी वाले भी कर रहे हैं। वो लगातार हर तरफ बोल रहे हैं कि अगली सरकार बनेगी, उसमें भी भूमिका होगी। वहां पे एक स्पष्ट, काफी क्लियरिटी के साथ लोग जो है कि सरकार का निर्माण कर रहे हैं। वहां पे गठबंधन सरकार जैसी कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है हरियाणा में। स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे वो चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं। सौरभ जी क्या इस बात से सहमत हैं? और मेरा सौरभ जी आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी का एक ग्राफ देखें तो एज अ ऑल्टरनेटिव जो कहा जाता है उन्हें चुना जाता है, लेकिन वो कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव चुना जाता है। यहाँ हरियाणा में वो स्थिति नहीं है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ पिक्चर में एक वो गाना था ना कि दुश्मन न करे जो दोस्त ने वो काम किया है, तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पे लागू होता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सफाया करने वाली कौन थी? आम आदमी पार्टी। नई पार्टी आई थी, 37% वोट पूरा वो कांग्रेस का खा गई और सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज पे उसका कोई असर नहीं पड़ा था। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का सफाया करने वाली कौन थी? आम आदमी पार्टी। हरियाणा इलेक्शन में अभी तो गठबंधन में लड़ने की बात चल रही थी शुरू में, कभी 5 सीट दे रहे हैं, कभी 7 सीट दे रहे हैं, कभी 15 सीट दे रहे हैं। अंततः जब बात नहीं बनी तो पूरे सीट पर कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने भी उतार दिए। आम आदमी पार्टी, अब बताइए, आप लोग भी तो आकलन करते हैं, किसका वोट काटेगी? आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस का ही वोट काटेगी। वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसमें किसी प्रकार से अभी तक का जो हमने देखा है, आकलन जो किया अभी तक का, उसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई। आपको रोकना चाह रही हूँ, इसी जवाब के साथ में वापस लौटेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाते हैं। देखिए, नवरात्रि का पर्व है, पीएम मोदी देवी उपासक हैं, ये हम सभी जानते हैं। पूरे 9 दिनों तक उनका विशेष पूजन रहता है। और इस बीच वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के वाशिम में। यहाँ पर वो सीधे देवी की आराधना करने के लिए पहुंचे, माता के मंदिर। वहां की तस्वीर आपके सामने। पोहरा देवी मंदिर में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए। नवरात्र का तीसरा दिन आज है और ये तस्वीरें आपको सीधा महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। और साथ ही बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर भी हैं और उससे पहले आप देखेंगे कि अपने दौरे की शुरुआत जो है वह नवरात्र के तीसरे दिन पूजा अर्चना करने के साथ। दरअसल पीएम का दौरा महाराष्ट्र का कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वाशिम में किसान सम्मान निधि योजना जो है उसकी 18वीं किश्त पीएम मोदी जारी करेंगे और इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। किसानों को फायदा देने के लिए किसानों का जो एक बड़ा धड़ा महाराष्ट्र से आता है और बताया जा रहा है कि इस किश्त के अनुसार लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे सीधा सीधा फायदा होगा। एक के बाद एक, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी कई अलग अलग लोगों को सौगातें दे रहे हैं। हाल ही में पुणे में मेट्रो का जिस तरह से शुभारंभ उन्होंने किया बड़ी सौगात के तौर पर, और अब वाशिम पहुंचे हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण सौगात लेते हुए। लेकिन उसके पहले देवी की आराधना पीएम मोदी कर रहे हैं। और आज सौरभ जी, आज चुनाव का वक्त है। एक तरफ पीएम मोदी महाराष्ट्र में है, किसानों की बात करेंगे, किसान सम्मानों की बात करेंगे। भाई, किसान तो हरियाणा के भी हैं। नहीं तो किसान हरियाणा के हैं, तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और जो हरियाणा की सरकार रही है उसमें किसानों के लिए हमेशा से विशेष तौर पे जो है उनके लिए कार्य किया गया है। भाई 24 फसलों पर एमएसपी देने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ ना, और इसके पहले 14 फसलों पर भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया जिसके पास जो फसल होती है हम सारी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। लगातार अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेज करके, कृषि मंत्रियों को भेज करके, अगर कुछ किसान नाराज हैं, कुछ किसान जो है उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। कभी भी देखिए किसी तरह का कोई ऐसा किसानों के से विरोध नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, कुछ एक संगठन है जो एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन्होंने प्रचार प्रसार जरूर किया, लेकिन मेरा मानना है कि जो किसान है, जो नौजवान है और जो पहलवान है, अगर ये पहलवानों का अगर हम देखें मेडल जो है, मेडल के क्षेत्र में लगातार जो है हरियाणा में मेडल बढ़कर के आए हैं। चाहे वो एशियन ओलंपिक गेम्स हुआ था इसके पहले, उसके बाद जो है लगातार जो हमने वहां पर देखा कि कितने जो है मेडल्स की संख्या बढ़ी हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जब खट्टर साहब थे उनके नेतृत्व में, उसके बाद जो सैनी साहब आए उनके नेतृत्व में लगातार किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को
उनके विकास के कार्यों को लगातार करने का प्रयास किया। इससे बिल्कुल इस बात को दरकिरार नहीं कर सकते कि किसानों का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा चुनाव में है, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरें, मुझे लगता है पलक, पीएम मोदी अभी इस समय देवी मां से यही आराधना कर रहे होंगे कि आज हरियाणा में एक बड़ी परीक्षा चल रही है और उस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी अच्छे नंबर्स ले आए। और जब 8 तारीख को जब चुनावों के परिणाम आए, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी अच्छा रिजल्ट है। शायद पीएम मोदी के भी मन में यही एक बिल्कुल मांग होगी, क्योंकि नैना, ये जो हरियाणा और साथ ही जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरीके से हम कह रहे हैं कि जो 8 साल का एग्जाम है उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव जो है वे होने जा रहे हैं। इसलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आराधना कर रहे हो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो। राहुल जी, पीएम मोदी की यही इच्छा होगी ना, इस समय यही प्रार्थना चल रही होगी ना? बिल्कुल ये प्रार्थना चल ही रही होगी, लेकिन जिस राज्य में पीएम मोदी जी माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं वहां पे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से भी कम, यानी कि सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे लोकसभा चुनाव में अटक गई थी। तो एक तरह से उनका ये भी होगा कि महाराष्ट्र में कुछ अच्छा, विधानसभा चुनाव में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन करे, और आज हरियाणा के मामले में तो बिल्कुल वो देवी मां। केरला से है जी, बोलिंग रुक रही है भाई साहब। लेकिन देखिए ये मामला क्या है कि हरियाणा का मामला तो देखिए प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि वो भगवान भरोसे ही है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो पूरा चुनावी कार्यक्रम होता है, जिस तरह से फुल एनर्जी के साथ वो आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ते हैं, वो मामला हरियाणा में नजर नहीं आया। 1 अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री जो नदारद हो गए और कोई रोड शो नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में। देखिए आप इसके पहले के पूरे 10 वर्षों में देखिए, 2013 से मैं प्रधानमंत्री जी के तमाम कैंपेन को, जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब से उनके तमाम कैंपेन को देख रहा हूं। हरियाणा के मामले में हमें लग रहा है 1 अक्टूबर आते आते जो है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि से खुद ही जो है कि हार स्वीकार कर ली। और वही दूसरी तरफ ऐसा क्यों लगता है लेकिन राहुल जी, क्योंकि खासतौर से अगर तमाम ऐसे अलग अलग फैक्टर्स देखें तो वो बीजेपी को और मजबूत बनाती है। आपको लग रहा है कि ये लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे रहे हैं उसके बाद में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की गई है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों लग रहा है। अभी देखिए आपके न्यूज सेंटर से कुछ आंकड़े आ रहे थे, मैं थोड़ा उसी को और आगे बढ़ा देता हूं। 2019 में जब 10 सीटें ये लोग जीते थे, 10 के 10, तब वहां पे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पता कितने सीटों पे आ गई थी? 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार 79 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। और जब उसके कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम लोग देखे 40-41 पे जाके अटक जाते हैं। इस बार के संदर्भ में अभी वो 42 सीटों पे आगे दिख रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के अनुसार। तो अब आप सोच के देखिए कि कहां जाएंगे, क्योंकि अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम लोग देखते हैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत पुराने रिकॉर्ड में 20% नीचे सीधे गिर जा रहे हैं, उनका वोट शेयर। क्या यही वजह है सौरभ जी कि इस बार जो है पीएम मोदी की उतनी सक्रियता से रैलियां नहीं हुई? जो स्टार प्रचारकों के तौर पर हमने देखा, चाहे बात योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम या बड़े दिग्गज तो पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी की उस तरह से एक्टिवनेस नजर नहीं आई जैसा कि राहुल जी बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो तब ज्यादा हरियाणा में जोश जो है वो बीजेपी का दिख रहा था। अभी विधानसभा चुनाव में क्या हो गया कि जोश जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है? देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात बताई, तो मैं भी वो अर्चना पूजा अर्चना कर रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि इस देश हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पहलवान हो, सभी लोग जो है वो खुशहाली से रहें। उनका चुनाव जीतने और हारने से मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि निश्चित रूप से लोकसभा की अगर आप बात कर रहे थे तो वो लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। वहां पर वो चुनाव चिन्ह कमल था और जो चेहरा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। वो सिर्फ हरियाणा में नहीं गए, वो देश के जितने भी राज्य हैं वहां पर लगातार उनकी रैलियां रही हैं। विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी और उनके बाकी जितने भी लोग हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में तो कह रहे हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार उतनी मजबूती से यहां दिखाई दे रहा है? कांग्रेस सिर्फ सौरभ जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जो लड़ा जा रहा है। जरा हम चलते हैं 2023 में, अगर आपको एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ याद हो, तब भी पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। इस बात का जवाब ले, लेकिन ये तस्वीरें भी दिखाते चलिए। पीएम मोदी देखिए वाशिम पहुंचे हैं और बेहद खास अलग अंदाज में अब से कुछ क्षणों पहले, कुछ मिनटों पहले देवी की आराधना कर रहे थे और अब देवी के ही मंदिर में वहां पर नगाड़ा बजा रही है।
सर, पीएम जिस मंदिर में पहुंचे हैं यहाँ पर इस मंदिर की एक विशेष आस्था रहती है और एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। पीएम मोदी का ये दौरा, मंदिर में जाना, नगाड़ा बजाना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बात पूरी कर लीजिए सौरभ जी। देखिए, नगाड़े से जहाँ पर भी काली माता का मंदिर होता है, आज चंद्रघंटा देवी का जो है उनके रूप में आज जो है पूजा की जाती है, तो यहाँ पर किसी भी मंदिरों में जो है तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी जी जी, देखिए, और सब पलक जी ने जो अभी बात कही थी कि जो पहले का चुनाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का लड़ा गया, लेकिन विधानसभा में उनके चेहरे पे, तो ये तो पार्टी को तय करना है ना कि कहां पर कौन सा चेहरा उनको रखना है, कहां पे कौन सा चेहरा नहीं रखना। लेकिन सौरभ जी, इस बात से तो आप जरूर आप मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि हर चुनाव में पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा रखे हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर अन्य विधानसभा चुनावों की बात ही क्यों। देखिए, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, अभी भी कोई वहां पर ये नहीं है ना, लेकिन जो सरकारें वहां पर रही हैं, जो काम किया है, उनके काम के आधार पर और प्रचार प्रसार में कहां कमी दिख रही है आपको? लगातार प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा, बजाय कि कांग्रेस में राहुल जी से फाइनल प्रचार प्रसार छोड़ दिया। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका मतदान, भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 56 था, जो कि 36% विधानसभा चुनाव में गिर के हो गया था। अभी 43% लोकसभा चुनाव में रहा, तो अगर उसी हिसाब से उसको गिराइए तो फिर देखिए वो कहां पहुंच के आ जाएगा। वहां जीरो में रही कांग्रेस, तो नहीं, जीरो में नहीं रही है। इसलिए आपके लिए चुनौतियां दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार हमारी जो कवरेज है वो जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।